नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी ऊपरी लेवल्स पर हो रही है मुनाफा वसूली। आज दिन की ऊंचाई करीब 18,300 के करीब हमने नापी जरूर थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर मार्केट टिक नहीं पाया। डे लो के हल्के से नीचे फिसलता हुआ और न्यू डे लो पर है 18,198 तक के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक में हालांकि जोश अभी भी कायम है, ये 100.2 पर। ये भी इंडेक्स देखें तो 41,939 तक के लेवल्स दिखाने में कामयाब था। उसकी तुलना में हम करीब 150-200 पॉइंट हल्के जरूर हुए हैं। मिड कैप्स साइडवेज ट्रेड करते हुए यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। सेक्टोरली मेटल्स और फार्मा ने दरअसल आज दबाव बनाया है। तेजी करने का काम रियल एस्टेट, एफएमसीजी, बाकी जो सेक्टर्स है वो एकदम साइडवेज है, वहाँ पर कुछ ऐसे उल्लेखनीय हो नहीं रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो आज कोल इंडिया में भरपूर तेजी देखने को मिली है नतीजों के बाद। और नतीजे वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेशन से तो थोड़े से नरम रहे, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो वो स्टॉक करीब 3-3.5% ऊपर है। आज अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज में हमने देखी अच्छी खासी तेजी। सोमवार को ब्रिटानिया में जो तगड़ी बढ़त देखने को मिली थी, उसमें आज भी थोड़े से गुण तेजी के बाकी हैं। 1.5% ऊपर वो काउंटर ट्रेड करता हुआ। तो ये दिग्गज काउंटर्स है जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है। जो नहीं चला उसमें हिंडाल्को है। नोवेलिस दरअसल इनकी जो सब्सिडरी है उसका Q2 का अपडेट आया और वहां पर उन्होंने गाइडेंस कैपेक्स के लिए कम किया है, बिट्टा पर टन के लिए कम किया है, तो वो भारी पड़ा है दरअसल हिंडाल्को पर। और डीवीज लैब में आज ये दूसरा सत्र है जहां पर मुनाफा वसूली हावी देखने को मिली है। तो जिस तरह से ब्रिटानिया में तेजी का फॉलो अप है, वैसे ही डीवीज में मंदी का फॉलो अप। वो स्टॉक आज 4% नीचे। ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, उसी पर करेंगे फोकस। इस हफ्ते मैदान में है विभोर वार्ष्णेय, पंकज रांदर और साथ ही साथ अमित त्रिवेदी। पहले इन तीनों के ट्रेड्स आपके रिटर्न्स आपके सामने, फिर जो ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन बना वो आपके लिए लेकर आएंगे। विभोर एक लीडरशिप पोजीशन में 11.18% तक की कमाई इनकी हुई है। दूसरे स्थान पर 4.6% के रिटर्न्स के साथ अमित त्रिवेदी, तीसरे स्थान पर 3.4% के रिटर्न्स के साथ है पंकज। लेकिन क्लियरली जो एक तरफा तेजी वाला मार्केट था वहां पर थोड़ी ऊपरी लेवल्स पर आ रही है मुनाफा वसूली। आज एसटीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा था हम 18,400 की तरफ जाएंगे, लेकिन मार्केट घुमा है शॉर्ट ऑफ 18,300। अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। जब पोर्टफोलियो देखेंगे टॉप कॉल्स भी देख लेंगे। पहले बताइए आप विभोर, स्ट्रैटेजी क्या है? तेजी की तरफ आप सोमवार को बैठे थे, वही सिलसिला जारी रहेगा क्या? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो डाउट ऊपरी स्तर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आई है, बट मार्केट थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ले रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पीयर सेलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मार्केट टम्बल डाउन नहीं कर रहा। बहुत हल्के हल्के पॉइंट्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, छोटे छोटे वॉल्यूम्स के साथ। तो नो डाउट कि यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी जैसे कोल इंडिया हो गया या स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल बनता है। बाकी नीचे अगर मार्केट आता है, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स है। एफआईआई अभी भी बाइंग मोमेंटम में है, मार्केट स्ट्रांग है। ओके, तो मार्केट अभी भी स्ट्रांग है विभोर कह रहे हैं, तो अब शायद तेजी वाले आइडियाज पर फोकस रहेगा। पंकज, आपकी क्या है रणनीति? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, जबकि निफ्टी के अंदर की जो मोमेंटम है वो थोड़ा प्रेशर में लग रहा है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स जो है वो थोड़े से डाउन साइड में ट्रेडिंग हो सकती है उसके अंदर, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है। यहाँ से निफ्टी जो है 18,375 के ऊपर जब से ट्रेड करना शुरू करेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। लेकिन मीनवाइल फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने जरूर मिल सकता है। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी गुड मॉर्निंग। सो कल भी हमने देखा कि गैप अप स्टार्ट के बाद एक निफ्टी जो है चौपी हुआ था और आज भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग है। अगर मैं डेटा की अगर बात करूं तो 18,300 के जो कॉल्स पे जो काफी एक राइटिंग देखने मिली आज सुबह से। सो कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया था कि ये वीक जो है इंडेक्स लेवल है मोर और लेस थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में ही रहेगा, तो ये व्यू इंटेक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं पे 18,300 के नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी मिक्स एक्शन है। पब्लिक बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को, और ये जो सिमिलर ट्रेंड जो है कंटिन्यूड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा।
स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस किया जाए तो वही आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले वो ट्रेड्स जिनमें सबसे ज़्यादा कमाई हमारे जानकारों की हुई है, सोमवार के जो आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स थे वो पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अमित का हिंदुस्तान कॉपर मुझे याद है ये 4% ऊपर, और इस पर दोपहर में भी कुछ लोग फॉलो थ्रू तेज़ी की बात कर रहे थे। पंकज ने दिया था टाटा स्टील लॉन्ग जिसमें 2% तक के रिटर्न्स बने। विभोर का था फैक्ट जिसमें 6% तक की कमाई होती हुई दिखाई दी। अब इनमें से कौन से ट्रेड्स अभी भी कैरी किए हैं, क्या आगे जोड़ेंगे, इसकी बात करते हैं। तो पहले अमित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो हिंदुस्तान कॉपर में इन्होंने आज सुबह में 113 के आसपास प्रॉफिट बांध लिया। श्री रेणुका में भी मुनाफा वसूल लिया है और कैस्ट्रॉल को कैरी कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान कॉपर और श्री रेणुका में क्या दर्शकों को भी पोजीशन बुक करनी चाहिए? कॉपर के अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें पोटेंशियल काफी है, नो डाउट। एक प्रोग्राम के हिसाब से मैंने बुक किया है क्योंकि मुझे और एक पोजीशन ऐड करनी है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज 110 का काफी इमीडिएट सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, और 110 के ऊपर ये होल्ड करता है तो स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 122 से लेकर 125 के जो लेवल्स है वहां तक रैली देखने मिल सकती है। ओके, 125 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, तो आपके पास है तो हिंदुस्तान कॉपर कैरी कर सकते हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप अमित? जी, सो दो जगह है, एक जो मैं ऐड करूंगा वो बाई साइड पे ऐड करूंगा, और रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रिसेंटली एक सपोर्ट से काफी एक अच्छा रिकवरी, एक ग्रेजुअल रिकवरी बोल सकते हैं, जहां पर एक वॉल्यूम पिकअप भी था और प्राइस पिकअप भी है। 175 173 जो इसके जो हर्डल जोन्स थे वो इवेंचुअली उसने सरपास किए हैं। सो करंट मार्केट प्राइस पे 175 पे रेन इंडस्ट्री बाय कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, इनफैक्ट 171 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहा है वो 185 से लेके 190 का बन रहा है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज में एक ट्रेड। टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ जाएगा। बाय साइड का ट्रेड फिलहाल आता हुआ 185 टू 190, तो आप 185 पहला टारगेट लेकर चले, 171 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है आपके लिए अमित की कॉल रेन पर। पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। तो आज सुबह में इन्होंने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट बांधा। दर्शकों के लिए भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है या फिर आपने ये गेम शो के लिए ही प्रॉफिट बुक किया है पंकज? मैम, ये गेम शो के लिए तो प्रॉफिट बुक किया भी है, लेकिन दर्शकों से भी ये सलाह रहेगी कि चाइना का एक फैक्टर थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है, वहां से लॉकडाउन की कुछ खबरें आ रही हैं, तो उसी के चलते आने वाले समय में वापस लगता है कि मेटल सेक्टर प्रेशर में आ सकता है। सो गेम के पर्पज से तो यही है, लेकिन अगर इसको एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करके इसको रखते हैं, जब तक कि कोई कॉन्क्रीट न्यूज मार्केट के अंदर समझ में नहीं आती है तो उसका स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम जब भी अगर कभी ऐसा मौका मिलता है, कुछ न्यूज आती है, तो उसके अंदर से डेफिनेटली एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं। पंकज, आपका नया ट्रेड क्या है? मैं आज मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है वो केआरबीएल के साथ में जाना पसंद करूंगा। 392 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और उसी रेंज में हम लोगों को इसको बाय करना है केआरबीएल को। 377 के स्टॉप लॉस के साथ में 430 रुपए के टारगेट के लिए हाई कन्विक्शन ट्रेड के साथ में जाना चाहिए। 430 का टारगेट है। ये फिलहाल केआरबीएल में एक तेजी का मौका इस समय आप पकड़ रहे हैं। 377 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। यह पंकज की तरफ से राय। विभोर का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो भी ट्रेड्स दरअसल इन्होंने लिए थे उन सभी में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। विभोर, नया क्या जोड़ेंगे? आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा स्वान एनर्जी से। स्वान एनर्जी इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं 218 रुपए के आसपास। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या हुई कि स्टॉक में थोड़े दिन पहले लाइक 5 डेज बैक यहाँ पर एक 10% का सर्किट लगा था। सर्किट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ लगा, उसके बाद वापस से स्टॉक रीबाउंड करके अब वापस से एक ब्रेकआउट की तैयारी की तरफ जा रहा है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 218 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 213 रुपए का। टारगेट जो मैं रखूंगा वो रहेगा 240 रुपीज का। 240 का टारगेट, 213 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। ये फिलहाल आपके लिए तेजी का ट्रेड, और ये स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत जगह वैसे है, एक और ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो प्रोबेबली ये निफ्टी या तो नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ, जो एक इसका ब्रेक इवन है, मैं उसके बाद ही सेकंड कॉल लूंगा। एंड प्रोबेबली शायद अगर मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो जैसे दिविस लैब में अगर मोमेंटम कंटिन्यू है तो कोई सेल साइड की कॉल देखी जाए मार्केट ट्रेंड के साथ। तो बेसिकली ऑप्शंस ओपन है।
मंदी करने के भी, और फिलहाल इस समय तुरंत ट्रेड नहीं आएगा, कुछ समय मार्केट को देखकर ही ट्रेड लिया जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, एफिल इंडिया का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वार्टरली नतीजे इस कंपनी ने पेश कर दिए हैं। आय में 29% का इजाफा, तो मुनाफा 23% बढ़ा है। इबिटा में भी 36% तक की वृद्धि दर्ज होती हुई दिखाई दी है। मार्जिन्स भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अनुज खन्ना सोहम जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली इस क्वार्टर हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है, इनफैक्ट नंबर्स बेहतर होते दिखाई दिए हैं। इस समय ऑन ग्राउंड सिचुएशन कितनी दिख रही है? क्या ये मोमेंटम आगे जारी रहने का पूरा आलम बन गया है? जी, पहली बात तो अपने शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और जो बॉटम लाइन में हमारी जो पैट में ग्रोथ आई है, एक नॉर्मलाइज पैट करके हमने रिपोर्ट करा है नंबर विच इज 39.6%, जो कि रेवेन्यू अगर 29% बढ़ा है तो पैट में जो ग्रोथ है वो एक्चुअली 39.6% नॉर्मलाइज बेसिस पे। लास्ट ईयर Q2 में एक वन टाइम नॉन ऑपरेटिंग गेन था, अगर उसको हटा के देखेंगे तो जो हमारी मार्जिन में एक्सपेंशन हुई है, जो एबिटा में नजर आ रही है और पैट में भी नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है Q2 में। और ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है जो आगे भी बरकरार रहना चाहिए। और ये चीज जो ग्रोथ रेवेन्यू में है, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये इसलिए है क्योंकि इंडिया मार्केट में और जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में एप्पल का डिस्प्रपोर्शनेट फोकस है, वहां पे सीक्वेंशियली हमारी ग्रोथ काफी अच्छी आई है। इंडिया में 10% और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में भी लगभग इसी तरह का ट्रेंड हमारा ग्रोथ का रहा है सीक्वेंशियली। डेवलप मार्केट्स में एक्चुअली सीक्वेंशियली काफी फर्क आया है शुरू से ही। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं H1 की बात करूं, Q1 और Q2 दोनों में कम से कम 3 से 4 मिलियन ज्यादा हम रेवेन्यू कमा सकते थे अगर डेवलप मार्केट्स में इस तरह के हेडविंड्स नहीं होते, जो रिसेशनरी बैकड्रॉप है जिसके अगेंस्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो H2 में जो Q3 और Q4, एक तो फेस्टिव पीरियड है और दूसरा जो एडवर्टाइजर्स के जो बजट्स, एडिशनल बजट्स फेस्टिव पीरियड्स के लिए होते हैं, उसको मेरा मानना है Q3 और Q4 में एडवर्टाइजर्स इवनली हेज करके स्पेंड करेंगे और H2 में 10% ज्यादा बिजनेस आना चाहिए H1 से। और ये रेवेन्यू में इंडस्ट्री लेवल, ग्लोबल इंडस्ट्री लेवल हेडविंड्स को देखते हुए ये बात मैं रख रहा हूँ। और बॉटम लाइन पे मेरा मानना है कि जो बिजनेसेस हमारी तरह के हैं जिसमें असेट लाइट बिजनेस है, मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, तो बॉटम लाइन पे और बेहतर ग्रोथ होनी चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ से भी। सो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि यस, टर्बुलेंट टाइम्स हैं, कुछ इंडस्ट्री वर्टिकल्स में इम्पैक्ट है, बट क्योंकि बिजनेस ब्रॉड बेस्ड है, इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स फोकस्ड है, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी बिजनेस में अभी भी ग्रोथ आनी चाहिए और हम अपने को और स्ट्रेंथन कर लेंगे इस टाइम में। अनुज, अगर एक मुझे अंदाजा दे सके कि इन सेक्टर्स में ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, स्पेशली जब आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, और एनी सिल्वर लाइनिंग इन दिस ग्रे क्लाउड? क्योंकि देखिए आईटी कंपनियों सब जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं देखिए डिजिटल में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली डिजिटल एडवर्टाइजिंग में लोग थोड़ी बहुत कमर कस रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की कमर कसने का जो डिस्कोर्स इंडिया में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लॉट ऑफ एनालिस्ट्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग ऑन मेटा, ऑन बिग टेक कंपनीज। Exactly. तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हम अभी भी मानते हैं कि 25% CAGR से चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ ऑन एन एनुअलाइज्ड नेक्स्ट फ्यू इयर्स बेसिस मैं अभी भी मानता हूं कि 25% CAGR का ग्रोथ आना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, इमर्जिंग ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को फोकस में रखते हुए। और ये जो नेगेटिव ट्रेंड की जो बात हो रही है, आईटी सर्विसेज कह रही है डिजिटल में खर्चा हो रहा है, दैट इज द ग्रोथ सेगमेंट फॉर देम। डिजिटल में ग्रोथ आएगी आएगी और उसके दो फैक्टर्स हैं मैम। एक फैक्टर है कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने मोबाइल डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइसेस से ज्यादा वैल्यू के और ज्यादा वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली सेकेंड फैक्टर आता है एडवर्टाइजर्स कांट इग्नोर दिस ट्रेंड, उनको अपना कम से कम 50% बजट डिजिटल और मोबाइल कनेक्टेड डिवाइसेस पे शिफ्ट करना ही होगा। और ये इन्हीं दो आधारों पे हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ टिकी हुई है। डेवलप मार्केट्स में जो टर्ब्यूलेंस है वो केवल यूएस और यूरोप मार्केट को ही सीमित है एट द मोमेंट, एटलीस्ट हमारे नजरिए से जितना हमारा बिजनेस का एक्सपोजर है उसमें हमें यूएस और यूरोप मार्केट में डेफिनेटली हिट है। बट
क्योंकि 80% बिजनेस इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, तो वहां पे हम फिर भी ग्रोथ ला पा रहे हैं। फिर इमर्जिंग मार्केट्स में से इंडिया देखें तो एडटेक में थोड़ा सा डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा, और फिनटेक की क्रिप्टो सेगमेंट में भी इम्पैक्ट रहा, Right. विच इज वेल, सबको पता है ये बात इंडस्ट्री में कि यहाँ पे दो जगहों पे इम्पैक्ट रहा है। बट बिकॉज कोविड जा चुका है, मतलब कोविड का इन्फ्लुएंस जा चुका है, तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ये एरियाज में बूम आ रहा है। सो वी आर एबल टू बैलेंस इट आउट। इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ अभी भी अच्छी है और बैलेंस्ड है। डेवलप मार्केट्स में आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे लिए वो एरिया छोटा है, डेवलप मार्केट्स का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, तो वी आर स्टिल एबल टू मैनेज। अच्छा, फाइनली अनुज, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने इनफैक्ट कैश करो की सीरीज सी राउंड में पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट यू आर द लीड इन्वेस्टर्स। क्या कारण रहा इस इन्वेस्टमेंट के पीछे? क्या कुछ और स्टेक आप लेते हुए दिखाई देंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स क्या आगे करते रहेंगे? डू यू सी जी वैल्यू? मैम, पहली बात तो ये कि ये मैं इस इंटरव्यू में एप्पल इंडिया के सीईओ के आधार से आया हूँ, और एप्पल इंडिया ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है कैश करो में। जी। ये इन्वेस्टमेंट हुई है एप्पल ग्लोबल से, जो कि होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप कंपनी में आता है सिंगापुर में। और कैश करो में एक फाइनेंशियल माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट लिया है, बट ये अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी ग्रोथ ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है, और बॉटम लाइन सेंसिबल डीएनए है। तो इसको हम बड़ा क्लोजली इवैल्यूएट करेंगे, एंड आगे चल के हमें लगता है कि हो सकता है कि एप्पल इंडिया के लिए अगर कोई स्ट्रेटेजिक सिनर्जी बनती है तो उसको तब देखा जाएगा। अभी के लिए होल्डको की इन्वेस्टमेंट है, एप्पल इंडिया से कोई लिंक नहीं है मैम इसका। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी Thank you. बेस्ट। भले ही Okay, अमेरिका thank you. और यूरोप में थोड़ी बहुत मंदी के बादल छाते हुए दिखाई दे रहे हों, उनके बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स और खास तौर से भारतीय बाजार में डिजिटल एडवर्टाइजिंग में अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, और उसी का फायदा एप्पल इंडिया आगे भी भुनाएगा। लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर कोई दबाव नहीं रहेगा। स्टॉक आपके सामने करीब 2% ऊपर। लेंगे एक ब्रेक, आगे देखते हैं पंकज और अमित की तरफ से क्या कुछ नए ट्रेड्स आते हैं या नहीं। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए,
अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्ट। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 पंकज और अमित के पोर्टफोलियो में एक एक जगह खाली है। विभोर ने कहा मार्केट के ट्रेंड के मद्देनजर आगे एक ट्रेड जोड़ेंगे। पंकज, आपका प्लान क्या है? मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैडम, और सेकंड हाफ में ही कुछ अगर मूवमेंट दिखता है तो वो दरमियान मैं एक अपना सेलिंग साइड का कोशिश करूंगा कि मैं ट्रेड दूं ताकि मार्केट के साथ में चल सके। ओके, तो थोड़ा बहुत इवन आउट करेंगे इस समय तेजी का ट्रेड, शायद दोपहर में एक मंदी का ट्रेड आए, डिपेंडिंग मार्केट के ट्रेंड को देखकर। अमित, आपका भी यही इरादा है, एक ट्रेड होल्ड करेंगे क्या? जी, क्योंकि 18,200 जगह जो लेवल्स जो है मैं थोड़ा क्लोजली वॉच आउट करूंगा। अगर सेकंड हाफ में अगर उसके नीचे ही रहता है तो फिर मुझे एक सेल पोजीशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो सेल साइड के ट्रेड शायद सेकंड हाफ में आ सकते हैं, इंडिकेशन हमारे जानकारों से, क्योंकि निफ्टी देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में 18,196 के लेवल्स पर था, वहां से हम थोड़े से और स्लिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18,188 तक का लो इसने दिखाया है कुछ ही देर पहले। तो प्रेशर तो है अनडाउटेडली, ऊपरी लेवल्स पर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग। मिड कैप्स इंडेक्स भी एकदम फ्लैट हो चुका है, सिर्फ 3 पॉइंट के ही गेन्स हैं। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं अब हमारे जानकारों ने जो एक एक ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में दिया है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और टारगेट स्टॉप लॉस की स्थिति क्या है वहां पर। तो विभोर ने स्वान एनर्जी दिया 240 का टारगेट, 213 स्टॉप लॉस इनका है। रिटर्न्स दिखा दीजिएगा प्लीज। 1.26% तक की कमाई होती हुई स्वान में। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो KRBL इन्होंने जोड़ा 430 का टारगेट 377, दरअसल इनके लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है, यहाँ पर 0.34% तक के रिटर्न्स बनते हुए। दूसरी तरफ अमित ने एक तो कैस्ट्रॉल इंडिया कैरी किया है, 135 का टारगेट, 123 का स्टॉप लॉस। रेन इंडस्ट्रीज जोड़ा, 185 का टारगेट है, स्टॉप लॉस इनका 171 पर है। और रिटर्न्स देखेंगे तो कैस्ट्रॉल ड्रैग कर रहा है, लेकिन आधे % तक की कमाई रेन में होती हुई इस समय। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। विभोर, पंकज और अमित के बीच ये जो मुकाबला चल रहा है उसमें अब विभोर के रिटर्न्स हो चुके हैं 12.33%, 4.75% के रिटर्न्स के साथ अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं पंकज। अमित त्रिवेदी 4.54% के आसपास हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। सेकेंड हाफ में कुछ और ट्रेड्स आएंगे और ऑफ कोर्स आपको एक अपडेट भी मिलेगा मिड कैप मंत्र में ठीक 1 बजे। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। मार्केट के मोमेंटम पर नजरें रखिए। ऊपरी लेवल से हल्का दबाव जरूर देखने को मिला है इस घंटे। 1-2 ट्रेड्स जिन्होंने दबाव डाला है उसमें पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। सिप्ला में, कोल इंडिया में भी ऊपरी लेवल से कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई, 0.5% का प्रेशर आ गया ऊपरी लेवल्स पर। और आपका सन फार्मा भी दबाव के घेरे में। ये है फिलहाल वो काउंटर्स जो इस समय दरअसल मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, आगे एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ।